हेलो दोस्तों, मैं हूँ तेज भान उपाध्याय और आप देख रहे हैं गायत्री एग्रीकल्चर क्लासेस। इससे पहले जो कुछ हमारे द्वारा बताया गया वो था एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। आज दूसरा पार्ट है और इस दूसरे पार्ट में आज हम लेकर आए हैं भू परिष्करण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिलेज। अंग्रेजी में टिलेज कहते हैं, हिंदी में इसको भू परिष्करण कहते हैं। ये भू परिष्करण है क्या, कहाँ से शुरुआत हुई? बहुत प्राचीन काल से, जब से कृषि प्रारंभ हुआ तभी से भू परिष्करण शुरू हुआ। लेकिन 1731 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जेथरो टुल। उन्होंने बताया कि खेत की जुताई करना क्यों आवश्यक है और खेत की जुताई क्यों किया जाए। बाद में क्या हुआ, जेथरो टुल ने ये माना कि खेत की जुताई करना या गुड़ाई करना खाद देने के समतुल्य है। जो आप खाद दे रहे हैं वो खाद का काम खेत में जुताई भी जरूरी है। अब बात करते हैं भू परिष्करण है क्या। आप एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि एग्रीकल्चर शब्द जो है ये एक लैटिन शब्द, और जो हम पढ़ा रहे हैं एग्रोनॉमी ये ग्रीक शब्द है। यहाँ से कभी कभार आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर लैटिन एंड एग्रोनॉमी ग्रीक, ये ग्रीक भाषा है। टिलेज की बात करते हैं तो भू परिष्करण क्या है? जब कभी आप खेत में बीज बोते हैं और बोने से पहले भी, बोने के बाद भी कटाई, निराई, गुड़ाई, बहुत सारी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है। तो भूमि में बीज बोने से पहले और बीज बोने के बाद जितनी भी कर्षण क्रियाएं, निराई, गुड़ाई, जुताई जो भी की जाती है, ये सब भू परिष्करण है। बीज बोने से पहले जितनी क्रियाएं होती हैं वो प्राथमिक भू परिष्करण हो गया, जैसे खेत में जुताई करना, पाटा लगाना। बीज बोने के बाद कभी कभार निराई, गुड़ाई इत्यादि बहुत सारी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं, वो द्वितीयक हो गई। ये दो पार्ट में हो गई। लेकिन भू परिष्करण कितने प्रकार से समझा जा सकता है ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको जीरो टिलेज यानी शून्य भू परिष्करण क्या है। आप अपने खेत में, मान लीजिए आप अपने खेत में कोई फसल लगाए हुए हैं और उसकी कटाई कर दीजिए। कटाई करने के बाद उसमें निराई, गुड़ाई, जुताई कुछ भी मत कीजिए और दूसरी फसल कोई लगा दीजिए। ऐसा संभव है, हर फसल के लिए तो नहीं संभव है, लेकिन कुछ फसल आप बिना जुताई के खुरपी से भी लगा सकते हैं। यानी कि आपको खेत जो फसल लगा है उसको कटाई के बाद में आपको कोई भी कर्षण क्रियाएं, जुताई, गुड़ाई, निराई कुछ भी ना करें, डायरेक्ट फसल लगा दें, उसको हम कहते हैं शून्य भू परिष्करण, जीरो टिलेज। अब बात करते हैं दूसरा, मिनिमम, न्यूनतम भू परिष्करण। नाम से ही स्पष्ट है, मिनिमम, कम से कम। ऐसी कृषि क्रियाएं जिसकी कर्षण बहुत ही कम की जाए। आपको निराई, गुड़ाई, जुताई करना है तो बहुत एक बार में ही खेत की जुताई हो गई और आप दूसरी फसल लगा ले गए। तो ये आपका मिनिमम टिलेज होता है। तीसरा आपका है ऑप्टिमम और नॉर्मल टिलेज, यानी इष्टतम या प्रमाणक। हिंदी में इसको इष्टतम या प्रमाणक कहते हैं, अंग्रेजी में ऑप्टिमम और नॉर्मल टिलेज। ये ऑप्टिमम टिलेज क्या होता है? ये टिलेज आप प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर होता है। आपका प्रोडक्शन कितना बेहतरीन हो, बहुत ज़्यादा हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जुताई की जाए। तो ऐसी प्रक्रियाएं तो गन्ना में की जाती हैं। कुछ फसलें हैं जिनमें निराई, गुड़ाई, जुताई बहुत ज़्यादा अगर की जाए तो फसल प्रभावित होता है, बहुत अच्छा उसका उत्पादन होता है। लेकिन अगला जो कहता है कन्वेंशनल टिलेज, परंपरागत,
भूपरिष्करण क्रिया। परंपरागत, जैसे कि आप समझते हैं, परंपरागत ऐसा लगता है कि पुरानी पद्धति है जो हमेशा से चली आ रही है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सीड बेड से है, बीज सैया। आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी में तैयार करने से पहले और बाद में बहुत हल्की फुल्की क्रियाएं की जाती हैं। मान लीजिए आप नर्सरी बेहतरीन लगा दिए हैं, बीच में खरपतवार आ गए तो आप हाथ से खुरपी से किसी प्रकार निकाल लेते हैं। तो इसका संबंध केवल परंपरागत भूपरिष्करण का संबंध केवल बीज सैया से ही है। नेक्स्ट जो अगला है कंबाइंड टिलेज, संयुक्त, यानी दो कर्षण क्रियाएं जो एक साथ में की जाए। कौन सी ऐसी दो कर्षण क्रियाएं जो एक साथ में की जाती हैं? जुताई के साथ साथ पाटा लगाना। कभी कभार आप खेत में देखते होंगे कि एक तरफ जुताई हो रही है, पीछे से पाटा लग रहा है। पाटा क्यों लग रहा है? जुताई हो रही है, खेत भुरभुरी हो जाए, पाटा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसकी नमी सुरक्षित रहे। तो जब दोनों साथ में की जाती है तो उसको कंबाइंड टिलेज के नाम से जाना जाता है। और छठा है कंजर्वेशन टिलेज, संरक्षण भूपरिष्करण। ये संरक्षण भूपरिष्करण क्या है? जब आप कोई फसल काटते हैं तो उसके जड़ या अवशेष जमीन में रह जाते हैं, और जमीन में रहने के बाद में उसको आप जलाते नहीं हैं, उसको आप पानी भर के सड़ा देते हैं या जो भी प्रक्रिया अपनाएं, जुताई करके खेत में छोड़ देते हैं। इससे बहुत फायदा होता है, जीवांश आपके पौधे को मिलते रहते हैं। दूसरी चीज़, मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो। और नेक्स्ट जो है सातवां जो है मल्च टिलेज, यानी पलवार, इसको हिंदी में कहते हैं पलवार भूपरिष्करण। मल्चिंग, ये मल्चिंग जो है एक शब्द आपके पेपर में भी कई बार बीएससी एग्रीकल्चर में पूछा जा चुका है। ये मल्चिंग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम आपको संक्षेप में ये बता दें कि ये मल्चिंग ऐसी चीज़ है जब कभी आप मिट्टी में कोई खेत में गुड़ाई करते हैं और उसके नमी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ खरपतवार से उसको ढक देते हैं ऊपर से, तो वही मल्चिंग होता है। अब आप समझ गए होंगे कि मल्चिंग क्या है। तो मल्च टिलेज यानी पलवार भूपरिष्करण, इससे क्या तात्पर्य है कि मल्चिंग हम कैसे करें? तो कभी कभार आप देखते हैं कि बहुत सारे खरपतवार और बहुत कुछ होते हैं जिनसे आप निराई गुड़ाई जुताई साथ में करते हैं, तो एक दूसरे को यानी कि मिट्टी को ये सुरक्षित रखते हैं, नमी ना भागने पाए। नेक्स्ट जो है ओरिएंटेड टिलेज, दिशा निर्देशित भूपरिष्करण। कभी कभार आप खेत में जुताई करते हैं तो दिशा देकर, दिशा क्या है? आप ये देखते हैं कि आलू हमको बोना है तो किस दिशा में बोना है, तो जुताई हमको एक बार पूरब पश्चिम से कराते हैं खेत की जुताई, तो दूसरी बार उत्तर से दक्षिण को कराते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है एक तरफ ना भागने पाए। आप ये देखते हैं हवा किस ओर से है। मान लीजिए आपके खेत में धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, हवा पश्चिम से आ रही है तो उधर को जाएगी। उल्टा आप अगर जुताई करते हैं तो भी आपका दिक्कत होगा। तो हवा, दिशा, मौसम, बारिश, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप जुताई करते हैं तो ओरिएंटेड टिलेज कहलाता है। नेक्स्ट जो है रोटेटरी टिलेज, चक्रीय भूपरिष्करण। चक्रीय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आप खेत की कभी जुताई करवाते हैं तवा वगैरह से तो देखते हैं कि मिट्टी की कटाई कैसे होती है, एक चक्र के हिसाब से। रोटावेटर भी वही प्रक्रिया करती है। तो इस प्रकार से अगर आप जुताई करवाते हैं तो वो रोटेटरी टिलेज या चक्रीय भूपरिष्करण कहा जाता है। नेक्स्ट 10वां जो है केमिकल फॉलो, रसायन प्रति। ये एक भूपरिष्करण है जिसमें ना आप जुताई करते हैं, ना निराई करते हैं, ना गुड़ाई करते हैं, लेकिन खरपतवार आपका नियंत्रित हो जाता है। कैसे? मान लीजिए आपने टेंच विधि से गन्ने की बुआई कर दी हो और बीच में काफ़ी गैपिंग होती है, बीच में खरपतवार निकल रहे हों, तो ग्लाइफोसेट जो लगभग 41% ये दवा आती है, इसको आप स्प्रे कर देते हैं तो बीच में खरपतवार समाप्त हो जाते हैं और आपको निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी केमिकल से अगर खरपतवार का नियंत्रण 2,4-D या बहुत सारे ऐसी दवाई एट्राजीन वगैरह आती हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको निराई या गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट 11th ये है ब्लाइंड होइंग,
अंधी गुड़ाई सबसे इम्पोर्टेंट, ये कई बार परीक्षा में और कई बार बहुत जॉब वाली परीक्षा में भी पूछी जा चुकी है। अंधी गुड़ाई का संबंध किससे है? तो आप जान लीजिए, अंधी गुड़ाई का स्पेशल संबंध गन्ने से है। अंधी गुड़ाई किसे कहते हैं? कभी आप खेत में बीज डाल दिए हैं, गन्ना बो दिए हैं, मटर बो दिए, कुछ भी बो दिए हैं और आज ही बो दिए, कल ही बारिश, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब आपको ये भी नहीं देखना है कि कौन सा पौधा ऊपर है कौन सा नहीं, क्योंकि पौधा कोई ऊपर ही नहीं आया। आप एक तरफ से शुरू से अंत तक पूरी खेत की गुड़ाई करेंगे, कुदाल फावड़ा या आप रोटावेटर से हल्की जुताई करेंगे एक तरफ से, जहां फसलों को बचाना भी ना हो और आपको फसल सेफ्टी के लिए ही निराई गुड़ाई करना हो, वही अंधी गुड़ाई होती है। नेक्स्ट अगला, जब हम अगले टॉपिक पर इसी भू परिष्करण के अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में इनके उद्देश्य क्या हैं, इनसे आप लाभ ही नहीं पा सकते हैं, लाभ तो आपका ही है, नुकसान भी है। नेक्स्ट बने रहिए, तब तक अगले वीडियो में हम आपको और जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।